हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका कोड 509 का ब्लॉक 3 का, और यूनिट जो है वो आपकी 7 चल रही है। इसका हमने जो पहले पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि परियोजना विधि क्या कहलाती है, ठीक है, उसके लक्षण वगैरह क्या होते हैं। उसी के अंतर्गत, क्योंकि शिक्षण शास्त्र मेथड विधियाँ आपकी चल रही हैं, शिक्षा शास्त्र की जितनी भी विधियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, वो सभी चल रहा है। तो उसके अंतर्गत हमने परियोजना विधि देखा था। आज हम देखते हैं नाटक ड्रामा के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं नाटक या ड्रामा क्या है। तो हमने ये सभी नाटक देखे हैं, कुछ पारंपरिक और कुछ आधुनिक, दोनों तरह के होते हैं। जो सीरियल्स आते हैं आप देखते हैं वो भी नाटक ही होते हैं। आधुनिक में कह सकते हैं कुछ जो होते हैं पारंपरिक पुराने समय के भी हिस्ट्री के जो सीरियल आते हैं, जोधा अकबर हो गया, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, इस तरह के जो सीरियल्स होते हैं बहुत पुराने टाइम के होते हैं, वो भी आते हैं, पारंपरिक होते हैं। नाटक को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शित करने का, प्रस्तुतिकरण करने का तरीका जो होता है वो अनेक तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, थिएटर के माध्यम से भी नाटक होता है, नुक्कड़ के जो जिसे हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं, तो नुक्कड़ के माध्यम से भी यक्षगान आदि, यानी कि थिएटर में भी लोग जाके सामने लोग बैठते हैं और सामने जस्ट देखते हैं उनका प्रदर्शन। और नुक्कड़ में, गली गली में, कुचों कुचों में, सड़कों में घूम के भी लोग इसी चीज़ को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए नाटक करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नाटक के मनोरंजन के मूल्य हैं और उनके क्या शैक्षिक मूल्य भी हैं। यानी कि जो नाटक होता है वो मनोरंजन के लिए होता है, तो वो समझ में आता है कि वो उसका मूल्य है। लेकिन क्या अगर हम विद्यालय के एक स्कूल के हिसाब से देखें तो क्या उसके शैक्षिक मूल्य हैं? क्या हम कक्षा अधिगम को बढ़ाने के लिए थिएटर तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं? ये क्वेश्चन नाटक में से निकल के आ रहे हैं। तो नाटक का अर्थ देख लेते हैं क्या है। नाटक का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित संवादों का समुच्चय जो बोले जाते हैं, अभिनेताओं के अभिनय के साथ भंगिमाओं, संगीत एवं नृत्य तथा जैसा मामला हो सकता है के विशेष प्रभाव के साथ साथ चलता है। तो नाटक में देखिए, जब नाटक किया जाता है, जैसे आप सीरियल्स को देख लीजिए, तो वहाँ पे अपने शब्द, अपने वर्ड नहीं होते हैं। वहाँ पे पहले के लिखे हुए जो उनका रोल होता है उसके अकॉर्डिंग उनके शब्द होते हैं, जो पहले से लिखे हुए, तैयार किए हुए होते हैं, स्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, और वही वहाँ पे बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे नाटक में बोलना जितना मायने नहीं रखता है, उतना ज़्यादा उस शब्द को, उन संवादों को भाव भंगिमाओं के साथ, यानी कि अदाओं के साथ, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ जितना बोला जाता है। यदि हम गुस्से वाली बात कह रहे हैं तो हमारे चेहरे पे भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। हंसने वाली, कॉमेडी वाली बात है तो हमारे चेहरे पे भी हंसी होनी चाहिए। ये नाटक के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये सभी इफेक्ट होते हैं जो नाटक के साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नाटक स्थिर रूप से पूर्व निर्धारित लिखित अंग होते हैं। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग संवाद होते हैं, अलग अलग रोल होता है। बने बनाए नाटक हैं, किंतु ये अध्याय के विषय और विद्यार्थियों के स्तर को नहीं अपना सकते हैं। यह एक रुचिपूर्ण शिक्षक की मांग करता है जो अध्याय में थिएटर के अंग को पहचानता है और कभी कभी वह संवादों को भी विकसित करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में भी आप कोई संवाद जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। और जो विद्यार्थी इन चीज़ों में, कला में, क्योंकि ये कला है, नाटक वही कर सकता है जिसमें कला हो, और जिन विद्यार्थियों में ये कला है, अभिनय करने का कला है, कौशल होता है, उन्हीं को भूमिकाएं दी जाती हैं। ठीक है। पूर्वाभ्यास संगीत या पोशाक के साथ या बिना अधिक संख्या में होते हैं। पूर्वाभ्यास यानी नाटक में सबसे पहले प्रैक्टिस होती है, जो किया जाता है, महीने भर पहले प्रैक्टिस की जाती है, कभी कभी 10-15 दिन तक चलती है, क्योंकि रोल के हिसाब से होता है। तो वहाँ पे एक कमरा होता है, उस कमरे में सभी लोग आते हैं, अपने अपने, जब भी जिसका जो टर्न होता है उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे शुरू करने के लिए वहाँ उपकरणों में संगीत नहीं हो सकता है, किंतु धीरे धीरे वे सभी परिवर्तित हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नाटक के आयोजन के चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने प्रयोजन जो विधि पढ़ाया उसमें भी चरण देखे थे, अब इसमें चरण देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो नाटक के आयोजन के चरण के अंतर्गत देख लेते हैं कि पाठ में रंगमंच के तत्वों का निर्धारण करना, पाठ में उस विषय से संबंध, एक नाटक को ढूंढना एवं पता लगाना, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग चल रहा है आपके। तो जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन, उनमें से किसका आप नाटक करना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट, किस कंटेंट को आप उठाना चाह रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पे मॉडल रोल हैं। पाठ के उपयुक्त होने के लिए नाटक को परिवर्तित करना। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि तो बहुत पुराना, बहुत
थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ संवाद को बदलने चाहिए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं, अगर उनके नाटक सीरियल्स बनाया जाए तो उनमें थोड़ा सा मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन कर दिए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। विद्यार्थियों का निर्णय करना जो ड्रामा में विभिन्न भूमिकाओं में सही होंगे, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट को हमें ढूंढना पड़ेगा जो रियल में अच्छी कला अभिव्यक्ति में वो माहिर हो, अच्छे से उस भूमिका को वो निभा सके जो भूमिकाएं उनको दी जा रही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विभिन्न विद्यार्थियों को भूमिकाएं आवंटित करना, उन्हें संवाद के अंग की नकल करने को कहना, जिस तरह से उसमें जो लिखा है उस तरह से करना, और उसके बाद उनके भाव भूमिकाओं को देखना, उनकी चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना कि किस तरह से वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं क्या वो जो भाव है वो चेहरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों को संवादों को दोहराने का समय देना, नाटक के विषय को समझना, यानी नाटक शुरू करने के पहले ये चरण है, तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट इस नाटक को कर रहा है, इस रोल को कर रहा है, उस चीज़ को समझे कि वो कह क्या रहा है। बार बार प्रैक्टिस का भी टाइम उन्हें देना चाहिए, जितने अधिक अपेक्षित हो पूर्वाभ्यासों को कराना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उनको रिहर्सल कराना, और नाटक का अभिनय करना, नाटक की भाषा, विषय, अभिनय, संवाद आदि की उपयुक्तता पर प्रतिपुष्टि देना, इसके बाद उसका फीडबैक देना। ये हो गए चरण आपके नाटक के। नाटकों में पोशाक परंपरा से बने या एक रंगमंच कंपनी से ही नहीं होते हुए व्यावसायिक नाटकों की तुलना में बहुत सामान और काम चलाऊ होते हैं। ठीक है, कुछ नाटक एक्शन प्रमुख होते हैं किंतु अन्य बोली उन्मुख होते हैं। आपको विषय एवं विद्यालय में उपलब्ध अभिनेताओं के प्रकार से संबंधित निर्णय लेना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए, क्योंकि बोली में और कपड़ों की अगर बात चल रही है तो उसमें आप देख लीजिए कृष्ण एक बच्चा है। अब इस नाटक में अधिक क्रिया और विशेष प्रभाव होंगे, क्योंकि कृष्ण नटखट थे, चुलबुले थे, उनका जो बोलने का ढंग था, उनका जो रहन था, उनके जो कपड़े थे बिल्कुल अलग थे, तो इसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। लेकिन वहीं पे यदि आप छत्रपति शिवाजी नाटक में करेंगे तो यहाँ पे आपको कपड़े के साथ साथ में अधिक जो बल है वो बोलने पे दिया जाएगा। ठीक है, कृष्ण एक बच्चे के बारे में था, लेकिन यहाँ पे एक बड़े व्यक्ति के बारे में, शिवाजी के बारे की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे और एक वीर योद्धा की बात कर रहे हैं, तो आपके चेहरे में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो झलक होनी चाहिए। शिक्षक को नाटक के मंच का निर्धारण करने के पूर्व लागत, मूल, उपलब्ध समय और विद्यालय के दर्शन को मस्तिष्क में खड़ा करना पड़ता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे खर्च होंगे और इतना स्पेस है कि नहीं कि लोग देखने भी आए तो वो बैठ सकें। बहुत से नाटकों के मूल लेखकों से अनुमति लेना अपेक्षित है। शिष्टाचार मांगता है कि अग्रिम में लेखक से अनुमति ली जाए, यदि कोई रॉयल्टी हो तो भुगतान कर दे। कभी कभी राइटर्स लोग होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए क्लेम कर देते हैं कि हमारी लिखी हुई पुस्तक है और इससे लिया गया है, तो इन सभी का निपटारा नाटक शुरू करने के पहले ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा भी हम नाटक के बारे में पढ़ रहे थे, दूसरा ले लेते हैं सहयोगी अधिगम। देखिए, सहयोगी अधिगम जो है एक सफल शिक्षण रणनीति, क्योंकि हम रणनीति के बारे में, शिक्षण रणनीति के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो सहयोगी अधिगम जो है इन सभी में सबसे सफल शिक्षण रणनीति होती है। और सहयोगी जहाँ पे जुड़ा हो, सहयोग करना, एक दूसरे को कॉपरेट करके पढ़ना सीखना, ये हमेशा सक्सेसफुल होती ही हैं। और जिसमें छोटे दलों, प्रत्येक में विभिन्न योग्यता के स्तरों के विद्यार्थी हैं, एक विषय की उनकी समझ को सुधारने में अधिगम गतिविधियों के एक प्रकार का उपयोग होता है। मान लीजिए क्लास में आप हैं, क्लास में एक क्लास को 2 या 3 समूहों में बांट दिया गया है, तो जनरली डिवाइड करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक समूह में इस अच्छे बच्चे ना चले जाएं, सभी समूहों में कुछ ऐसे बच्चे रहें जो हर एक किसी एक सब्जेक्ट के अच्छा नॉलेज रखते हों, ठीक है ना, विद्वान हो, पढ़ने में अच्छे हों। तो ये होता है सहयोगी अधिगम, और साथ में समूहों के साथ दल में पढ़ाना। दल के प्रत्येक सदस्य जो पढ़ाया गया है न केवल उसके अधिगम के लिए उत्तरदायी है, बल्कि सहयोगियों की सहायता करने के लिए भी, और इस प्रकार उपलब्धि का एक वातावरण सृजित करता है। विद्यार्थी तब तक नियत कार्य के माध्यम से कार्य करते हैं जब तक समूह के सभी सदस्य सफलतापूर्वक समझ और इसे पूर्ण नहीं कर लेते हैं। यानी कि समूह में तो बांट दिया गया, लेकिन उस समूह में बांटने के बाद भी जब उनको पढ़ाया जाता है तो जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो समझना सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि एक समूह में 4-5 बच्चे हैं और वो चीज़ें 2 या 3 बच्चों के समझ में आई, तो फिर आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों की बन जाती है कि जो उनके समूह में और बच्चे हैं, ठीक है ना, और वो चीज़ें नहीं समझ पाए हैं तो वो उन बच्चों को समझाएं जो समझ चुके हैं। यही है सहयोगी अधिगम, यानी कि जो आपने समझाया तो आप अपने दल में और बच्चों को भी समझाइए, उन चीज़ों को वो समझे। यही होता है सहयोगी सहायता करना।
सहयोगी प्रयास आपसी लाभ के लिए भागीदारी के प्रतिस्पर्धा करने में परिणत हो जाता है ताकि समूह के सभी सदस्य, अब देख लेते हैं आपसी लाभ के लिए क्या होता है, तो कि जो समूह के सभी सदस्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपसी लाभ के लिए जो समूह के सभी सदस्य होते हैं, सबसे पहला प्रत्येक के प्रयासों से ग्रहण करें, यानी आपकी सफलता मुझे लाभ देती है और मेरी सफलता आपको। प्रत्येक के प्रयासों से ग्रहण करें, आपकी सफलता मुझे लाभ देती है और मेरी सफलता आपको। मतलब कि समूह में जब लोग होते हैं तो समूह का ये रूल ही होता है कि जो मुझसे बनता है, ठीक है ना, और आपसे नहीं बनता वो मैं आपको बताऊंगा, और जो आपसे बनता और मुझसे नहीं आ पा रहा है तो आप हमें बताइए। ये होता है कि प्रत्येक के प्रयासों से ग्रहण करना। पहचाने कि समूह के सभी सदस्य एक समान भाग को साझा करते हैं, हम सभी साथ डूबते और तैरते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है और उसमें उसको समूह में बांट दिया गया है, और अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है कि किसी और लोगों से बन रही है, किसी दो समूह है उनमें कंपटीशन चल रहा है, तो यदि इसमें से तो एक ही समूह जीतेगा ना। मान लीजिए जो समूह विन करता है, जो समूह जीतता है, अब उस समूह में 4-5 लोग हैं। यही है कि हम सभी डूबते हैं और तैरते हैं साथ में, जो जीता तो सभी जीते और हारे तो सभी हारे। जाने कि एक निष्पादन स्वयं और एक दल के सदस्यों द्वारा आपस में उत्पन्न हुए हैं, यानी हम आपकी सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं। ये होता है कि समूह में जनरली सभी की जरूरत पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि समूह में रहते हुए कि हम ये काम अकेले कर लेंगे। आप समूह में हो, साथ में हो, आप ग्रुप में हो, एक दल में हो, तो आपको एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी। गर्व अनुभव करें, और तब जब समूह का एक सदस्य उपलब्धि के लिए जाना जाता है तो संयुक्त रूप से आनंद मनाएं। यानी कि यहाँ पे जनरली मैंने कहा था कि जो समूह होता है उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई क्विज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और हर बार एक ही बच्चा उस चीज़ का रिप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको गर्व करना चाहिए कि हाँ, हमारे समूह में, हमारे ग्रुप में, हमारे दल में ऐसा कोई बच्चा है जो उस चीज़ का रिप्लाई कर पा रहा है, उससे बन पा रहा है। ठीक है, और हम सभी आपको आपकी उपलब्धि पर बधाई देते हैं और उसको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं सहयोगी अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। प्री शिक्षा के केवल निश्चित स्थितियों के अंतर्गत है कि सहयोगी प्रयास प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैयक्तिक प्रयास की अपेक्षा अधिक उत्पादी होना अपेक्षित हो सकता है। यानी कि सहयोगी अधिगम के तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैयक्तिक जो प्रयास होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैयक्तिक प्रयास की अपेक्षा अधिक उत्पादी होना स्वाभाविक हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सहयोगी अधिगम के तत्व वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं सकारात्मक अंतर्निर्भरता। समूह के प्रत्येक जो सदस्य हैं के प्रयास अपेक्षित है, यानी हर एक सदस्य प्रयास करता है और समूह की सफलता के लिए अपरिहार्य है, जो जरूरी भी है। समूह के प्रत्येक सदस्यों का संयुक्त प्रयास बनाने में उनके संसाधनों या भूमिका और कार्य के उत्तरदायित्व के कारण एक अद्भुत योगदान होता है। सकारात्मक अंतर्निर्भरता यानी सभी एक दूसरे पॉजिटिव सोच रखते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समूह में होता ही ऐसा है कि बिना एक दूसरे के निर्भर हुए, बिना एक दूसरे के सहयोग से वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा मुख अभिमुख अंतःक्रिया, यानी शिक्षक को कहना है कैसे कार्य करें और सीखी संकल्पनाओं पर चर्चा कर उनकी समझ को कैसे जांचें। तो बीते अधिगम से नए अधिगम को जोड़ना भी जरूरी है। मुख अभिमुख अंतःक्रिया यानी कि जो आपने कार्य किया है तो आपने उसमें क्या सीखा है उसके बारे में आप चर्चा करिए, आप उसको डिस्कस करिए और बताइए। तो आपने जो पहले सीखा और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों कड़ियों को ये जोड़ता है। सीखने को, अधिगम जो है यानी सीखना, इन दोनों कड़ियों को यानी पुरानी सीखी हुई बातों को नई सीखी हुई बातों से जोड़ता है। ठीक है ना, पूर्व सूचना को नए ज्ञान से, नई सूचना से जोड़ना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व, तो अब देख लेते हैं। तो शिक्षक को समूह जितना छोटा हो रखना हो और तब उत्तरदायित्व उतना बड़ा होता है, यानी समूह जितना छोटा हो उत्तरदायित्व उतना बड़ा होता है। यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से जांचें और उनके अधिगम को प्रस्तुत करें। और जब कक्षा को कुछ संदेह होता है तो सभी समूह को कक्षा को जवाब के पक्ष में तार्किक व्याख्या देनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व भी हो जाता है कि जनरली क्या होता है कि विद्यार्थी जितना छोटा ग्रुप होता है उसमें उतने कम बच्चे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है।
और विद्यार्थियों को ओरल भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी है तो आप कह सकते हैं कि आप ओरल प्रेजेंट करिए, ओरल आप हमसे बोलिए, आप कुछ मौखिक चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जब आपको कुछ संदेह होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप वहाँ पे कक्षा में भी जवाब तलब कर सकते हैं। अंतर वैयक्तिक एवं छोटा समूह कौशल, सामाजिक कौशल जैसे नेतृत्व, निर्णय निर्माण, विश्वास निर्माण, संप्रेषण, विवाद प्रबंध जो होते हैं कौशल विद्यार्थियों के बीच अवश्य विकसित हो। तो इसमें क्या होता है कि जब ग्रुप में कोई चीज़ होती, कोई एक्टिविटी होती है, पढ़ाया जाता है, तो इसमें जैसे निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, विश्वास की जो क्षमता होती है, विश्वास निर्माण होता है, संप्रेषण होता है, विवाद होता है, प्रबंध कौशल होता है, ये जो होते हैं बच्चे भी ये चीज़ें विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। समूह संशोधन, समूह संशोधन में समूह के सदस्य चर्चा करते हैं कैसे वे अच्छी तरह से उनके लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और प्रभावी कार्यरत संबंधों को बनाए रखे हैं। वे वर्णन भी करते हैं कि सदस्यों के कौन से कार्य सहायक हैं और कौन नहीं। यह व्यवहारों को दिखाने में सहायता करता है, उन्हें या तो जारी रखने या बदलने में सहायता करता है। समूह संशोधन में होता है जनरली जब एक ग्रुप में बांट दिया जाता है किसी को, तो उसमें जो आपस में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें इस तरह से इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, हमें इस तरह से इसको करना है। अच्छा, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि कौन बच्चा किन चीज़ों में पारंगत है। मान लीजिए जीके का क्विज चल रहा है, तो कुछ बच्चे जीके में बिल्कुल ट्रेंड होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जो जीके में इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उनके व्यवहारों को दिखाने में भी सहायता मिलता है। तो समूह में आप संशोधन भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अभी हमने तत्व देखे थे, अब इसकी अच्छाइयाँ देख लेते हैं। तो इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है कि विद्यार्थी के अधिगम और शैक्षिक उपलब्धि को प्रोन्नत करना सहयोगी अधिगम के अंतर्गत होता है। विद्यार्थी के धारण को बढ़ाता है ये सहयोगी अधिगम। विद्यार्थियों को उनके अधिगम अनुभव के साथ संतुष्टि को भी बढ़ाता है सहयोगी अधिगम। मौखिक संप्रेषण में कौशलों को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है सहयोगी अधिगम। विद्यार्थियों के सामाजिक कौशलों को विकसित करता है। विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को प्रोन्नत करता है और सकारात्मक जाति संबंधों को प्रोन्नत करने में सहायता करता है। तो इतनी सारी इसकी अच्छाइयाँ हैं सहयोगी अधिगम के। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं निरूपण। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा सहयोगी अधिगम के बारे में निरूपण एक प्रस्तुति दी गई है कि जैसे जल के बारे में विषय जल ले लिया गया, आप विषयों को चिन्हित कर सकते हैं। जल का स्रोत, जल के प्रदूषण, जल व प्रदूषण से बचाने के तरीके, जल का संरक्षण, जल के उपयोग, ठीक है ना। फिर कक्षा को समूह में बांटे। अब जो एक आपने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, किस तरह से आप समूह अधिगम करा सकते हैं उदाहरण के द्वारा, तो आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिर कक्षा को समूहों में आप बांट दें, अधिक से अधिक उप विषयों में बांट दें और समूह को उप विषय छांटने की स्वीकृति दे दे कि आप कौन सा जो हमने सब्जेक्ट अभी ऊपर जो लिया है, जल तो एक टॉपिक हमने दे दिया, अब उसके अंतर्गत किसी को बोले कि जल के स्रोत के बारे में डिस्कस करें, कोई जल प्रदूषण के कारण क्या है, कोई उस कारण के निवारण के बारे में, कोई जल संरक्षण के बारे में, तो उनको आप स्वीकृति दे दीजिए कि हाँ आप जो पसंद हो आपको सब्जेक्ट, आपको टॉपिक ले लीजिए। फिर समय सीमा की घोषणा कर दे, कितना टाइम आपको दिया जा रहा है। प्रत्येक समूह पृथक बैठे, अलग अलग प्रत्येक समूह ग्रुप को आप बिठा दीजिए और अपना जो उन्होंने टॉपिक लिया उस पर काम करना शुरू कर दें और समय सीमा के पश्चात विद्यार्थी अपने जगह पर बैठे और प्रस्तुति को चर्चा की स्वीकृति दे दे कि उसके बारे में कौन। यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट की बात चल रही है, वाद विवाद चल रही है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रियाकलाप एक दिया है, लेकिन उसमें से हम ले लेते हैं जांच प्रगति। इसमें देख लेते हैं कि जांच प्रगति क्या है। तो सहयोगी अधिगम क्या है, ये जस्ट हम ऊपर आपको बता ही चुके हैं। सहयोगी अधिगम के तत्वों की सूची बनाइए, वो भी बता चुके हैं। सहयोगी अधिगम की किसी 4 अच्छाइयों को लिखें, वो भी बता चुके हैं, ओके। अब संकल्पना चित्रण देख लेते हैं। संकल्पना चित्रण क्या है, देखिए संकल्पना चित्रण सार्थक अधिगम शिक्षण के उद्देश्यों में से एक है और विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारने के कुछ प्रयास है। संकल्पना चित्रण के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारा जाता है, सबसे पहली बात, और कुछ निर्देशात्मक रणनीतियों की कोशिश करना। संकल्पना चित्रण उनमें से एक है। यह विद्यार्थियों में संकल्पनाओं में अंतर संबंधों के साथ संकल्पनात्मक समझ को विकसित करने में सहायता करता है और यह एक प्रक्रिया है जो संकल्पना चित्र में परिणित हो जाता है। तो संकल्पना चित्रण क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जो संकल्पनात्मक समझ को विकसित करने और संकल्पना चित्र में परिणित होने की, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए संकल्पना चित्र के लक्षण होते हैं। संकल्पना चित्र आरेखी प्रस्तुति है जो पूर्व सर्गों के रूप में संकल्पनाओं के बीच सार्थक संबंध दिखाता है, यानी कि संकल्पना चित्र जो है एक आरेखी प्रस्तुति है।
पूर्व सर्ग संकल्पनाओं के बीच जुड़ावों का वर्णन करता है। प्रायः संकल्पनाएं एक वृत्त या बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं जो संबंध शब्दों के साथ रेखा से जुड़े होते हैं। संकल्पनाएं ऊपर से नीचे एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित है, जो सबसे सामान्य संकल्पना को ऊपर रखते हुए नीचे आते हैं। और इसी तरह से हमने अभी इसके बारे में, संकल्पना के बारे में, लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। संकल्पनाओं को साथ संबंध कर पार्श्विक रूप से जोड़ा जा सकता है और विषय के चारों ओर संकल्पनाओं के किरण को दिखाना भी संभव है। अब यहाँ पे संकल्पना है क्या, चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया संकल्पना चित्र के लक्षण में हमने देख लिया, एक हमने उद्योग के बारे में देख लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया, संकल्पना हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, उद्योग हो गया। अब इस उद्योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, तो उद्योग में देखिए आर्थिक गतिविधि भी होती है, उद्योग में देखिए कृषि भी होता है, उद्योग में कृषि भी होता है और उद्योग में मत्स्य, यानी ये सब उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब उद्योग जो में जल भी लगता है। अब जल के संकल्पना के बॉक्स में देखिए क्या क्या प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे मत्स्य में देख लेते हैं, तो मत्स्य में किस प्रकार इसके ले लेते हैं। मत्स्य जो होते हैं वो जमीन में भी, यानी नदी में भी, तालाब में भी होता है और सागर में भी होता है, ठीक है ना। मत्स्य मछली पकड़ते हैं। और कृषि को भी आप बांट सकते हैं, किस तरह की कृषि होती है, इस तरह जल को भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये संकल्पना चित्र का एक लक्षण होता है कि एक सब्जेक्ट को आप ले लीजिए और उस सब्जेक्ट के कितने विभाजन आप कर सकते हैं, आप उनको कर दीजिए, ठीक है। ये इसके चरण है, मैं इतना इंपॉर्टेंट इस चीज को नहीं समझती हूँ, फिर भी आप देख लीजिए कि चयनित पाठ में से संकल्पनाओं को चिन्हित करें, उन्हें श्याम पट पर सूचीबद्ध करें, संकल्पनाओं को एक श्रेणीबद्ध क्रम में समान से विशिष्ट के ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करें। क्योंकि ये श्रेणीबद्ध क्रम में होता है और ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। संकल्पनाओं को चुने जो पार्श्विक रखी जा रही है, सभी सार्थक संकल्पनाओं को श्याम पट्ट पर रखें, फिर उन्हें जोड़ने के लिए नीचे रेखा खींचे, जो जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं। जोड़ने वाले शब्दों को लिखे, संकल्पना चित्र तैयार हो जाएगा। मैं इतना इसको इंपॉर्टेंट आपको संकल्पना चित्र को नहीं मानती। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब संकल्पना में इसने क्या ले लिया, यहाँ पे इसने उद्योग के प्रकार ले लिए, ठीक है ना। अब उद्योग के प्रकार में कच्ची सामग्री हो गई, आकार हो गई, फिर कच्ची सामग्री में प्राथमिक द्वितीयक हो गए, ठीक है ना। और खनिज आधारित और कृषि आधारित भी हो जाते हैं। फिर मालिकाना एवं प्रबंधक, निजी, लोग संयुक्त हो जाते हैं। फिर बड़ी छोटी श्रेणी, ये सभी हो जाती है। उद्योगों के प्रकार का संकल्पना चित्र हो गया। तो फ्रेंड्स, आपके इसमें बहुत सारी रणनीतियां हैं, ठीक है ना। विवेचनात्मक रणनीति है, विवेचनात्मक के बाद में आपका कथावाचन रणनीति है, बहुत सारी रणनीतियां, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट रणनीति लगी वो मैंने आपको बताया है। आप पीडीएफ में भी अपने देख सकते हैं, उन्हें आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका कथावाचक हो गया। कथावाचक के बाद जो आपकी रणनीति आएगी वो होगी आपकी निष्ठ, और वो है मैदानी दौरा। तो इस तरह की रणनीतियां हैं जो मुझे नहीं लगता कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से विचार विमर्श विधि हो गया। विचार विमर्श विधि के लक्षण क्या है, विचार विमर्श का आयोजन किस तरह से होता है, उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। तो ये जो लेसन आपका है या निरूपण है, ये आपका है शिक्षण शास्त्र की कौन कौन सी रणनीतियाँ होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। और तीन जो रणनीतियाँ हैं उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब मानचित्र आधारित अधिगम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मानचित्र आधारित जो अधिगम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में यहाँ पे करेंगे। क्योंकि आप सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो इसमें मानचित्र के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है आपको। तो इस नेक्स्ट वीडियो को हमारे वेट करिएगा, उसमें हम आपको मानचित्र आधारित अधिगम के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।